हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट समझने वाले हैं 4। ठीक है, पार्ट 4। इसके 3 पार्ट बन रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हमने बात करी थी इसकी पेंटिंग के ऊपर बात करी थी। ठीक है, फिर हमने बात करी थी इसकी द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फिर हमने बात करी थी बेसिकली इसके ऊपर ये द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हम पूरा समझ चुके थे। उसके बाद आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझते हैं क्या हुआ था। देखिए देखिए 1809 में हमारा फ्रांस के अंदर नेपोलियन पावर में आ गया था। आपको याद होगा नेपोलियन। ठीक है, 1809 के अंदर जब फ्रांस में, देखिए पहले फ्रांस आज़ाद हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फ्रांस में दोबारा से नेपोलियन का राज आ गया था। ठीक है, तो ये सारी बहुत बड़ी कहानी थी अगर आपने पढ़ा हो तो। ये सारा देखो, ये यहाँ से तो पहले नेशनलिज्म कैसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए। ये देखिए नेपोलियन कोड आ गया था 1804 में। सिविल 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन कोड ले आए थे और वहां से नेपोलियन का राज आ गया था। तो बेसिकली 1809 में हमारा जो है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन वो पावर में आ गए थे। ठीक है, नेपोलियन। उसके बाद फिर 1815 में हमारा जो है वो नेपोलियन हार गया था। 1815, 1809 में तो नेपोलियन पावर में आ गया था। फिर 1815 में हमारा नेपोलियन जो है वो हार गया था, डिफीट हो गया था। आपको याद होगा वाटरलू, वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया था। वाटरलू में, यूरोप में ही है। फिर उसके बाद 1830 से, अब देखो 1815 से किसका राज स्टार्ट हो गया था, कंजर्वेटिज्म का। जैसे आप नेपोलियन हारा तो कंजर्वेटिज्म आ गए थे। और जब नेपोलियन ने जितने भी किंग की जो भी अंपायर थे उसको जो हटाया गया था वो कंजर्वेटिज्म ने दोबारा लिया। लेकिन कंजर्वेटिज्म का भी राज खत्म हुआ 1830 में। तो 1830 से 1848 की कहानी पढ़ने वाले हम कि उस समय क्या हुआ था। ये इसको बोला जाएगा द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 में भी कंजर्वेटिज्म खत्म हो गए। उसके बाद 1830 से 1848 में एक क्रांति आई पूरे यूरोप के अंदर, उसको समझने वाले हैं। उसको बोलते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। पूरे यूरोप में क्रांति आ गई थी, उसको समझने वाले। समझ रहे हो बात को? तो देखिए यही टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। सबसे पहले आपको समझना चाहिए रेवोल्यूशन में हमेशा कौन लाएगा, एजुकेटेड मिडिल क्लास। कभी भी उसके मन में कुछ नहीं आएगा। मतलब रेवोल्यूशन हमेशा एक एजुकेटेड मिडिल क्लास लाएगा, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी लाएगा। अनपढ़ वालों को, अनपढ़ वाले कभी भी चेंज नहीं चाहते यूरोप में। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता। जो अनपढ़ होता है वो बेसिकली प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर देता है। इसलिए हमेशा रेवोल्यूशन कौन लाएगा, हमने यूरोप में जितने भी आप देखोगे, फ्रांस में भी आपने देखा होगा, फ्रांस फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन ज्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास ही लाए थे। उनके मन में ये आइडिया आया था। यहाँ पर भी वही होगा, देखो वही लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिज्म रिजीम ने पूरा पावर को कंसोलिडेट कर लिया था। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ने दोबारा से फीलिंग जताई और रेवोल्यूशन दोबारा इंडिया, यूरोप के अंदर आया। इटालियन में आया, जर्मन स्टेट में आया, ओटोमन एम्पायर में आया, आयरलैंड में आया, पोलैंड में आया। उसको समझने वाले उसको ही समझेंगे कैसे आया। और ये सारे रेवोल्यूशन कौन लीड कर रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट पता ना, लिबरल लिबरल क्या कहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, फ्री। लिबरल का मतलब फ्री, कोई बंधन ना हो। नेशनली मतलब देश भावना, नेशनल स्टेट बनाना है, यानी कि कोई भी राजा का राज ना हो। और ये किसको, लिबरल नेशनलिस्ट इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को लीड करा था। और इसका जो लीडर था वो लिबरल नेशनलिस्ट थे। और वो कौन थे, मिडिल क्लास लोग, जो कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल, ये सारे लोग थे। उसके बाद देखिए ये अगले यहाँ पर ये टॉपिक है। देखिए क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची के बारे में, जो कि नेशनल असेंबली आएगा। फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है।
नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पता होगा, सबसे पहले फ्रांस में नेशनल असेंबली ने, नेशनल असेंबली कहाँ से आई थी? देखिए नेशनल असेंबली बेसिकली जो है वो सबसे पहले थर्ड स्टेट वालों ने बनाई थी। थर्ड स्टेट वालों ने, ठीक है, थर्ड स्टेट वालों ने नेशनल असेंबली बनाई ताकि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आ गई थी, मोनार्ची थी, राजा का रास्ता, बट संविधान में आ गया था। लेकिन उसके बाद फ्रांस में फिर दोबारा से रिपब्लिक बना था फ्रांस, 1791 में जाके फ्रांस रिपब्लिक बना। उसके बाद दोबारा से फिर नेपोलियन आ गया 1804 के अंदर, समझ रहे हो, फिर नेपोलियन हरा, फिर कंजर्वेटिज्म आ गए। उसके बाद की कहानी क्या है वो अब देखो क्या लिखा है। कहानी पहले पीछे के समझ आनी चाहिए ना, वो क्या हुआ था। तो देखो वही लिखा हुआ है। तो रेवोल्यूशन कहां से आया फ्रांस के अंदर? पहले जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया, 1830 में। जब बोर्बन किंग, पहले बोर्बन किंग ने पहले क्या करा था, कंजर्वेटिज्म, आपको पता होगा 1815 में। आपको ये याद है ना कि 1804 में नेपोलियन आया फ्रांस के अंदर, 1815 तक रहा, फिर 1830 तक कंजर्वेटिज्म रहे। 1830 के बाद क्या हुआ वो बता रहा है। पहले ये बता रहा था कि 1815 के बाद किसका राज था? कंजर्वेटिज्म रहा था। ये तो हम पहले समझ चुके हैं ना कि 1815 के बाद नेपोलियन हार गया था, किसका राज था? कंजर्वेटिज्म, यानी कि जो चेंज नहीं चाहते थे, जो दोबारा से उन्होंने, दोबारा से किंग आ गए थे दोबारा से। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा था? 1830 के बाद क्या हुआ था? 1815 के बाद, मतलब 1830 में क्या हुआ कि कंजर्वेटिज्म को भी हटाया गया लिबरल रेवोल्यूशन के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची ला दी, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची ला दी। समझ रहे हो बात को? दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ला दी। पहले कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आई थी, दोबारा से ला दी। लुइस फिलिपी उनकी, वो उसको हेड कर रहे थे, लुइस फिलिपी। तो लुइस फिलिपी ने देखो क्या कहा कि व्हेन फ्रांस सिनीजेस, मैट्रिच ने कहा फिर उसके बाद, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मैट्रिच कौन है याद है? जब ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई थी, उसका जो वाइस चांसलर थे कांग्रेस ऑफ वीना में, उसका नाम क्या था? उसका नाम यही तो था, ड्यूक मैट्रिच। याद करो, देखो दिखा दो आपको, ये देखिए, ये ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिच, ये कांग्रेस ऑफ वीना थे। ठीक है, जब 1815 में कंजर्वेटिज्म आए थे ना, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी वीना में, ऑस्ट्रिया में। तो तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता है, यानी कि पूरे फ्रांस, अगर फ्रांस में कुछ हुआ पूरे यूरोप में फैल जाता है वो बात, समझ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन आया। जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? जो बेल्जियम था, बेल्जियम में ब्रुसल, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसल। वो यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड से अलग हो गया। पहले जो बेल्जियम था ना वो नीदरलैंड का ही पार्ट था, और नीदरलैंड को क्या बोलते थे पहले? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। क्या बोलते थे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो देखिए पहले ये आप देख सकते हो मैप में, ये यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड था, इसमें बेसिकली बेल्जियम भी था। तो बेल्जियम को बेसिकली अलग करा गया। जब फ्रांस में पहले हटाया गया ना कंजर्वेटिज्म को, तो जैसे ही कंजर्वेटिव फ्रांस में हटे, तो बेल्जियम भी एक नई कंट्री दोबारा से बन, बेल्जियम कंट्री बन गई, जो कि यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग करता है। तो नीदरलैंड अलग हो गया और बेल्जियम अलग हो गया। तो आज देखोगे तो बेल्जियम कहाँ दिखता है? मैं देखो फ्रांस में, आपको दिखाता हूँ पहले। आज जो है वो देखिए इस तरह से, पहले देखो यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड ये था, तो ये है, ये सारा, ये देखो ये सारा जो है, ये यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड था। इसमें देखो बेल्जियम ये है, बेल्जियम अलग कर दिया, नीदरलैंड अलग हो गया। तो पहले पहले यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड बोलते थे, अब नीदरलैंड बोलते हैं खाली, और बेल्जियम अलग हो गया। समझ रहे हो? उसके बाद देखिए ये दोबारा से, ये इवेंट बहुत जगह फैला, पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई, लोगों को देश भावना आ गई। उसके बाद यूरोप में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि ग्रीस में, ग्रीस बेसिकली आपको पता है ओटोमन एम्पायर का पहले पार्ट था, 15 सेंचुरी में। ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा ओटोमन एम्पायर था, आप ध्यान से देखोगे तो। ओटोमन एम्पायर आपको दिखाओ तो ये देखिए, ये सारा ओटोमन एम्पायर था पहले, इतना बड़ा। उसमें देखिए ये ग्रीस है,
तो ग्रीस पहले ऑटोमन एम्पायर बैठे मुस्लिम का रास्ता, मुस्लिम का। तो बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर, टर्की भी उसके अंदर आता था। लेकिन ग्रीस अलग कैसे हुआ, तो वही बता रहा है। तो ग्रीस भी ऐसे ही अलग हुआ। पहले फ्रांस ऐसे अलग हुआ, फ्रांस से बेल्जियम अलग हुआ, फ्रांस के बाद फिर ग्रीस भी अलग हो गया। देखिए, रेवोल्यूशनल नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैल रही थी, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे यूरोप में फैल रहा था। 1821 में स्टार्ट हो गया था ग्रीस के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग। तो नेशनलिस्ट जो ग्रीस के अंदर थे उनको सपोर्ट मिल रहा था बहुत सारे और ग्रीक्स है जो कि एग्जाइल में थे, यानी कि अलग अलग देश में बसे हुए थे लोग थे, ग्रीक से बाहर हो गए थे वो। वहां से सपोर्ट मिला, बहुत सारी वेस्ट यूरोपियन से सपोर्ट मिला, ग्रीक कल्चर जो सपोर्ट करते थे। बहुत सारे पोएट, बहुत सारे आर्टिस्ट, उन्होंने ग्रीस को बेसिकली नेशनलिस्ट फीलिंग जताई, उसके अंदर देश भावना जताई। लोगों का पब्लिक ओपिनियन आया कि हम उसे मुस्लिम अंपायर को हटाना है, तब जाके ग्रीस अलग हुआ था। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बैरन, उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज करा था वार को लड़ने के लिए, मुस्लिम के साथ वार हुआ, लेकिन वो मर गया था 1824 में, लॉर्ड बैरन। लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने पैसे, वार के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये साइन हुई 1832 में। तो ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, तब समझ रहे हो, तब जाके बाद में जाके ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। बहुत टाइम लग गया था ग्रीस को इंडिपेंडेंट होने में। तो ये पूरी कहानी थी। बेसिकली आपको एक कहानी की तरह समझना है, बिल्कुल एक कहानी की तरह समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी। कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली आज के डेट पे वो इस्तांबुल है। आज उसे हम क्या बोलते हैं, इस्तांबुल बोलते हैं, इस्तांबुल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी साइन हुई इस्तांबुल में, जो कि टर्की में, वहां ये ट्रीटी साइन हुई थी, क्योंकि ऑटोमन अंपायर में टर्की भी आता था। समझ गए। तो पहले फ्रांस में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आई दोबारा से। फ्रांस में जब छींक आई तो पूरे यूरोप में फैली। तो बेल्जियम अलग हुआ, फिर हमने ग्रीस अलग हुआ। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो लोगों के अंदर बड़े ही रोमांटिकिज्म, मतलब बड़े ही देश भावना जाती जगने लगी पूरे यूरोप के अंदर, देश भावनाएं। ठीक है, वो कैसे जती, देखो ध्यान से। उसके बाद अगला टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन। अब देखो, यहाँ रोमांटिक का मतलब वो नहीं है कि, रोमांटिक का मतलब ये नहीं है कि हम किसी लड़का या लड़की के लिए रोमांटिक, रोमांटिक का मतलब देश के लिए भी रोमांटिक, कई बार देश के लिए भी आपके अंदर फीलिंग आती है, प्यार, कई बार देश के लिए भी प्यार होता है, समझ लेना बात को। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सप्रेशन। नेशनलिज्म ऐसे नहीं आता कि हम युद्ध लड़े, अपनी अब जमीन बढ़ा दे अपनी, नहीं। कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनलिज्म के लिए, बहुत ज़्यादा आइडिया आता है वहां से। आर्ट बहुत बड़ा रोल करता है, पोइट्री, कहानियां, म्यूजिक, उसकी वजह से नेशनल फीलिंग आती है। जैसे हमारे यहाँ पर वंदे मातरम बना हुआ है ना, नेशनल फ्लैग बना हुआ है, उसकी वजह से नेशनल फीलिंग आती है। लैंग्वेज की वजह से आती है नेशनल फीलिंग, बहुत सारी चीजें होती है, समझ रहे हो। गाने बहुत ज्यादा देश की भावना वाले गाने होने चाहिए। तो एक कल्चरल मूवमेंट से नेशनल सेंटिमेंट डेवलप होते हैं, यानी कि एक रीति रिवाज होता है हमारे यहाँ पर जो, जिसके नेशनल में आते हैं। तो बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट्स, वो ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। वो कहते थे कि भैया ज्यादा दिमाग ना लगाओ, साइंस ना लगाओ इसके पीछे, कि भैया हमें क्यों करना चाहिए ये सब चीजें। वो कह रहे हैं कि भैया ये ना पूछो कि भैया हमें गाना क्यों बनाना चाहिए, म्यूजिक क्यों जरूरी है, रोमांटिकिज्म क्यों जरूरी है। रोमांटिकिज्म भाई जरूरी है, सवाल नहीं पूछने, साइंस नहीं लगाने के पीछे, क्योंकि साइंस क्या कहती है, हर चीज के पीछे रीजन ढूंढो। कई बार हर चीज का रीजन नहीं होता, इसकी वजह से म्यूजिक फीलिंग की वजह से नेशनल फीलिंग आ जाती है, इसके पीछे रीजन नहीं ढूंढना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, एक यहाँ पर एक लिखा हुआ है द मैसेकर एट चियोस, आपकी बुक में एक फोटो बनी हुई है ना, डेलोरेस, ये जगह का नाम है। तो ये जो आपको फोटो दिखा रहा है, एक ये पेंटर का नाम है डेलोक्रेस। 1824 में इन्होंने एक मसैकर हुआ था चियोस में, उसकी पेंटिंग है ये। फ्रेंच पेंटर है डेलोक्रोस, उसने बहुत ही फ्रेंच रोमांटिक पेंटर है वो, बहुत बड़ा। उसने एक ह्यूज पेंटिंग बनाई थी जहां पर एक इंसिडेंट हुआ था, 20,000 ग्रीक की को मारा गया था टर्क्स के द्वारा। टर्क्स का मतलब टर्की के लोग। तो टर्की के लोगों ने, आइलैंड था चियोस का, वहां पर 20,000 ग्रीक को मारा गया था।
उसका ये पेंटिंग में दिखा रहा है। समझ रहे हो? तो दोस्त इस इंसिडेंट की वजह से जो है वुमेन, चिल्ड्रन, बहुत छोटे छोटे बेसिकली बच्चे मारे गए थे, उसका दिखा रहा है। तो वो कह रहा है देखो इसकी वजह से इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग आती है, यानी कि फना हो जाता है आदमी, फना, पागल हो जाता है आदमी। होता है ना कई बार कि प्यार में पागल हो जाता है आदमी, ऐसे देश के लिए पागल हो जाना चाहिए आपको। तो देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, यानी कि ये जो पुरानी जो रीति रिवाज है, पुराना जो हमारा चीजें है, उसकी वजह से एक नेशनल फीलिंग आती है हम अगर इतिहास को देखते हैं अपने, ठीक है। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन गोटी गोटफ्राइड हर्डर, 1744 से लेकर 1803 में एक और इसका नाम आया हमारा जर्मन फिलोसोफर, उसकी कहानी है ये। उन्होंने क्या करा देखो ध्यान से अब, ठीक है। तो जोहन गॉटफ्राइड हर्डर, उन्होंने ये बेसिकली उन्होंने देखो किस तरह से क्लेम किया था कि एक जर्मन कल्चर, ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, दास वो कॉमन पीपल, जर्मन कल्चर कह रहा है कि जर्मन कल्चर अच्छा वो होता है जो आम लोगों में बेसिकली रहे। आम लोगों को क्या बोलते हैं? दास वो। आम लोगों में जर्मन कल्चर कैसे रहेगा? फोक सॉन्ग के थ्रू, जो लोक संगीत होते हैं, पोइट्री, डांसेस, फोक संगीत, उसकी वजह से नेशन फीलिंग जानती है। उसको नेशन फीलिंग को क्या बोलते हैं? वॉक्स गैसिट बोलते थे। तो उस समय बहुत ज्यादा था ये। तो वो कह रहा था कि अगर हम फोक कल्चर को कलेक्ट करें, उसको रिकॉर्ड करें ना, उसकी वजह से ना नेशन बिल्डिंग होती है बहुत बढ़िया। यानी कि देश भावना कैसे जागेगी अगर हम उसके गाने, फोक संगीत बनाए, जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब में भंगड़ा वगैरह चलता है, गिद्दा चलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशन फीलिंग आती है, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि जो लोकल भाषा होती है हमारी, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लोकल फोकलोर, यानी कि हमारे जो लोक संगीत है, लोक कहानियां, किससे कहानियां होती है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसकी वजह से नेशनल स्पिरिट आती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मॉडर्न नेशनल मैसेज जो है लार्ज ऑडियंस तक पहुंचता है, जो कि इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं भी होते, वो भी समझ पाते हैं। जैसे पोलैंड में ऐसे ही हुआ था। पोलैंड में बेसिकली पोलैंड जो है पार्शन हो गया था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो वो कह रहा है पोलैंड जो है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो किंगडम ऑफ पोलैंड जो थी 1815 से 1831 तक, वो यहाँ पर थी। वो रशिया का ही पार्ट था, रशियन एम्पायर का। तो वो पोलैंड भी अलग हुआ था, समझ रहे हो? तो ये वो कह रहा है। तो बेसिकली ये जो पोलैंड था ना, वो रशिया का ही पार्ट था। तो वो कह रहा है कि पोलैंड जो है पार्शन हो गया था 18th सेंचुरी में ग्रेट पावर रशिया, प्रस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एट ए इंडिपेंडेंट टेरिटरी, हालांकि वो कह रहा है कि तब भी पोलैंड जो है वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था। नेशनल फीलिंग जो है उनके मन में थी, म्यूजिक, लैंग्वेज था। तो वो कह रहा है कि कैरोल कुरपिजिगी उनका एग्जाम्पल दे रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा नेशनल स्ट्रगल को बेसिकली सेलिब्रेट किया अपने म्यूजिक से। फोक डांसेस बनाए, बहुत सारे फोक डांस के नाम लिखे हुए हैं। उसकी वजह से नेशनल सिंबल बन गए थे। वो कह रहा है पोलैंड की बात कर रहा था बेसिकली। थोड़ी कहानी समझनी है, कहानी बहुत बहुत बेहतरीन है। कहानी को कहानी को समझते चलो क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला कह रहा है लैंग्वेज। कह रहा है लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के लिए, आपको पता ही है। अगर हमारी एक जैसी लैंग्वेज होगी तो हमारे अंदर अपने आप देश भावना आ जाएगी। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश पोलिश लैंग्वेज जो है, आपको पता है रशिया, रशिया के अंदर ही पोलैंड था, और पोलैंड की भाषा क्या थी? पोलिश। तो पोलिश लैंग्वेज वो फोर्स टू आउट ऑफ स्कूल। रशिया ने क्या करा? पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया सभी स्कूलों से, रशियन लैंग्वेज हर जगह इंपोज कर दी। फिर 1831 में रेबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ। रेबेलियन मतलब विद्रोह अगेन रशियन रूल, रशियन रूल के अगेन विद्रोह हुआ पोलैंड में। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे मेंबर क्लर्जी के, जो पोलैंड क्लर्जी का मतलब चर्च के लोग थे, जो पोलैंड के अंदर चर्च के लोग थे, उन्होंने क्या करा? अपनी लैंग्वेज को वेपन बना दिया कि हमारा लैंग्वेज को कैसे हटा दिया भाई। उसकी वजह से पूरा देश एकजुट हो गया। वहां से नेशनल फीलिंग आई, समझ रहे हो? वहां से आई। तो पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग। पोलिश जो है वो चर्च गैदरिंग के लिए यूज होती थी।
वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाती थी पोलिश से। तो पोलिश लैंग्वेज की वजह से पंगा हुआ पूरे पोलैंड में, और नेशनल फीलिंग आई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोलैंड वहां से, पोलैंड में वहां पर लड़े रशिया के लिए वो। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट, प्रिस्ट का मतलब पंडित, बहुत सारे पंडित को जेल भी जाना पड़ गया उस चक्कर में। सर्बिया में रखा गया बाय रशियन अथॉरिटी, और बड़ी गंदी पनिशमेंट दी उनको। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी कीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल। तो पोलिश लैंग्वेज ने एक ऐसा स्ट्रगल बना दिया रशियन के अगेंस्ट, कि रशिया रशिया से हमें आजाद होने के लिए पोलिश लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो कह रहे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये हमने समझा। म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डांस, फोक डांस, ये सब हमने समझा। जॉन गोटरीफाइड ने यह बात कही थी कि भैया जर्मन कल्चर के बारे में बताया, जर्मन कल्चर जो है कॉमन पीपल से ड्राइव होता है, फोक सॉन्ग, फोक्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमने समझा। समझा कि रोमांटिक इमेजिनेशन ये चीज था पॉइंट। क्लियर हो रहा है बात। अगला देखो हमारा क्या कह रहा है वो, अगला टॉपिक, हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवॉर्ड, क्या मतलब है इसका। हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवॉर्ड, देखो बड़ा सिंपल सी बात है। हंगर का मतलब जो भूख लगती है उसकी वजह से कष्ट हुआ, हार्डशिप मतलब कष्ट। तो हंगर, हार्डशिप की वजह से पॉपुलर रिवोल्ट हुआ, यानी कि बहुत देश में विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, विरोध। देखो क्या मतलब है, आपको पता है 1830 ऐसा ईयर था जहां पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी, है ना। पहली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई यूरोप में। अब पॉपुलेशन हमारे 1830 के बाद यूरोप में बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बट जॉब थी नहीं। जॉब थी नहीं तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी, और बेरोजगारी बढ़ती गई, पॉपुलेशन फ्रॉम, उसके बाद क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ती गई तो लोगों, रूरल, गांव से निकल के लोग कहाँ आ गए, स्लम में आ गए। ठीक है, स्लम में आने लग गए, यानी कि जो छोटी मोटी झोपड़ियां वगैरह, पॉपुलेशन रूरल माइग्रेट टू सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम, यानी कि जो सिटी में बेसिकली रहने लग गए वो। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन पर ऑफन फेस स्टिफ कंपटीशन। अब क्या हुआ कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे टाउन के अंदर, यानी कि शहरों के अंदर जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड से माल इंपोर्ट होता था, बाहर से माल आता था सस्ता, चीप माल आता था, और उनका माल बिक नहीं पाता था शहर वालों का। जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस था इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही आ गया था, लेकिन यूरोप में बाद में आया था। ठीक है, मतलब फ्रांस की साइड पे। तो इसलिए वहां पर कंपटीशन बढ़ने लग गया, पॉपुलेशन बढ़ेगी, माल ज्यादा चाहिए, माल आ रहा था बाहर से, कंपटीशन बढ़ने लग गया। खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि बेसिकली घर में लोग कपड़े बनाते थे छोटे छोटे। तो यूरोप में एरिस्टोक्रेसी ने बहुत ज्यादा पावर एंजॉय करी थी, पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे फिडी और ड्यूज के लिए, उनको टैक्स देना पड़ता था, लगान देनी पड़ती थी लैंड के ऊपर। फूड के प्राइसेस बढ़े जा रहे थे क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो रहा था, फसल कट नहीं पा रही थी, उसकी वजह से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। समझ रहे हो पूरी कहानी, रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कि बेसिकली यूरोप में प्रॉब्लम चल रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, कंपटीशन बढ़े जा रहा था, लोग, और बैड हार्वेस्ट हो रहा था, उसकी वजह से फसल कट नहीं पा रही थी, फूड की शॉर्टेज होगी। भाई जब फसल ही नहीं कटेगी तो फूड की शॉर्टेज होगी। तो 1848 में फूड की शॉर्टेज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, पेरिस में सड़कों पर उतर आए लोग, बैरिकेड वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिपी वाज फोर्स्ड टू फ्ली। लुइस फिलिपी पता है आपको कौन था, लुइस फिलिपी। देखो पीछे आता हो दोबारा से, देखो यहाँ पर द एज और रेवोल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ, बताइए। जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लाई गई, वो लुइस फिलिपी के द्वारा लाई गई थी, लुइस फिलिपी उसके साथ थे। ठीक है, लिबरल रेवोल्यूशन ने क्या करा, नेपोलियन कंजर्वेटिज्म को ओवरथ्रो करा। उन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची लाई गई फ्रांस के अंदर दोबारा से, विद लुइस फिलिपी लिखा हुआ है, लुइस फिलिपी उसके हेड थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची लाई गई थी फ्रांस में, उसमें लुइस फिलिपी हेड थे, तो इसकी बात कर रहा है। देखो, बैरिकेड वर इरेक्टेड, यानी कि जो रुकावटें, बैरिकेड होता है ना, बैरिकेड लगा दिया कि भाई यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा।
लुइस फिलिपी को भागना पड़ गया उस चक्कर में, क्योंकि बेसिकली लुइस फिलिपी ही हेड थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के। तो लुइस फिलिपी को भागना पड़ गया, फ्ली का मतलब भाग गया वो, क्योंकि उसको डर था कि मुझे ना मारने लग जाए लोग। फिर नेशनल असेंबली ने दोबारा से रिपब्लिक डिमांड करी कि भैया रिपब्लिक बनाना है हमारे देश को, मोनार्ची को हटाना है। तो ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल, दोबारा से कह दिया कि भैया 21 साल के ऊपर लोगों को सबको राइट है, कोई भी वोट डाल सकता है, सबको काम करने का अधिकार है। नेशनल वर्कशॉप बना दी गई ताकि सब लोगों को इंप्लॉयमेंट मिले। तो मतलब ये जो देखो वही चीज हुई थी ना, दोबारा से कहानी समझो। 1809 नेपोलियन आया, 1815 में नेपोलियन भागा, 1830 में कंजर्वेटिज्म आए। ठीक है, मतलब 1815 से लेकर 1815 में कंजर्वेटिज्म आ गए थे, नेपोलियन जब भागा 1830 तक रहे। फिर लिबरल रेवोल्यूशन आए, लिबरल लिबरल नेशनलिस्ट आए, उन्होंने दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची ला दी। फिर 1848 में जाके दोबारा से ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हटाई गई, दोबारा से रिपब्लिक बना फ्रांस। ठीक है, तो पहले रिपब्लिक बना फिर दोबारा रिपब्लिक बना, ये बड़ी दिक्कत आ गई थी फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो नेशनल वर्कशॉप बनाई गई 1845 से पहले। जो वीवर थे यानी कि जो सिलने वाले, जो कपड़े सिलते थे, सिल्सिया में, सिल्सिया बेसिकली, सिल्सिया बेसिकली पोलैंड में है, पोलैंड में। तो उन्होंने रिवोल्ट करा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और वो ऑर्डर देते थे फिनिश टेक्सटाइल बनाने का, बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर थे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और ऑर्डर देते थे बेसिकली फिनिश गुड्स, फिनिश टेक्सटाइल बनाने का, लेकिन उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया। उसके बाद जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, उन्होंने बेसिकली सिल्सियन विलेज में एक सिचुएशन डिफाइन कर रखी है, ये सिर्फ पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में जाना इसके, कि एक विलेज है बेसिकली कॉटन वीविंग का। ठीक है, वहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन लोगों को मिल रहा है, वर्कर की सिचुएशन बहुत बेकार है। ठीक है, उनको जॉब चाहिए। 4 जून 2 PM को लार्ज क्राउड जो वीवर का है वो होम से निकला, वो बेसिकली वो लग गया, बेसिकली प्रदर्शन में लग गया। वो हायर वेजेस डिमांड कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्टर से कि भैया हमें भैया ज्यादा पैसे दो। ऐसे हुआ वहां पर, उनको बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्धन जो है, सारे के सारे वर्कर जो है घर से बाहर निकलने लग गए। ठीक है, ज्यादा बाहर, और स्टोर हाउस को आग लगा दी, उनको जला, सप्लाई ऑफ क्लॉथ को बेसिकली वहां चला गया, कॉन्ट्रैक्टर को भागना पड़ गया वहां पर दूसरे दूसरे कॉलेज विलेज में जाके। तो कॉन्ट्रैक्टर को भागना पड़ गया वर्कर के डर की वजह से। उसके बाद वो दोबारा आया, ही रिटर्न 24 आवर लेटर। उसके बाद दोबारा से कॉन्ट्रैक्टर आया बाद में जाके। उसके बाद जब आया तो आर्मी लेके आया पूरी, और 11 वीवर को, 11 कपड़े सिलने वालों को मार दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। समझ गए, ये कहानी थी। तो देखो फोटो भी दे रखी है आपके सामने, पीजेंट अपराइजिंग 1848 में किस तरह से लोग गुस्से में पागल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक वही है 1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल। लिबरल का रेवोल्यूशन कैसे आया था, पूरा 1848 की कहानी सब है ना, उसके आगे कहानी एक और है। अब पता है कि जब जब बहुत सारे गरीब लोग जो है रिवोल्ट कर रहे थे, जैसे वर्कर का रिवोल्ट कर रहे थे पीछे, तो साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, बहुत सारे पीजेंट्स थे, वर्कर थे, यूरोपियन कंट्री में अलग अलग। ठीक है, वो भी 1848 में रिवोल्ट में आ गए। और वो ज्यादातर रिवोल्ट जो कर रहे थे, रेवोल्यूशन जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रहा था। फरवरी 1848 में इवेंट हुए फ्रांस के अंदर, जहां पर मोनार्ची को हटाने की बात हुई, रिपब्लिक बना दिया गया। सब लोगों को जो यूनिवर्सल मेल सफरेज बना दिया गया, 21 साल के ऊपर वालों को सबको वोट करने का अधिकार मिल गया। लेकिन बहुत सारे यूरोप में देश थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वहां पर अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना था। ठीक है, बहुत सारे मैन और वुमेन थे वहां पर, लिबरल मिडिल क्लास ने, वो सारे कंबाइन हो गए। वो कहने लगे कि भाई जब फ्रांस में रिपब्लिक नेशन बन चुका है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बना, हमें भी रिपब्लिक बनाना है। तो जर्मनी, इटली, पोलैंड में भी लग गया इस चक्कर में। उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे नेशन स्टेट के लिए। सारे एकजुट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। उस चक्कर में सारे एकजुट हो गए। ठीक है,
तो कुछ जर्मन में कह रहा है, जर्मन रीजन में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो मेंबर थे मिडिल क्लास लोग जैसे कि प्रोफेशनल बिजनेसमैन। देखो ज्यादातर यही आपको मिलेगा, मिडिल क्लास ही लीड करते हैं। वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए एक फ्रैंकफर्ट सिटी में। उन्होंने कहा कि भाई हम तो वोट करेंगे, जनरल नेशनल असेंबली बनाएंगे, हम तो वोट करेंगे। तो 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने मार्च करा, प्रदर्शन किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। वहां पर है जो फ्रैंकफर्ट जर्मन में है, कि वहां पर कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। सेंट पॉल में वहां पर कन्वे किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, जो कि मोनार्ची हेड कर रहा था पार्लियामेंट में उस समय। बेसिकली ये कह रहा है कि बेसिकली वहां पर बेसिकली पार्लियामेंट में वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा गया, मोनार्ची उसको हेड करा था। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर द क्राउन ऑन द टर्म्स ऑफ फ्रेडरिक विलियम 14, जो किंग ऑफ प्रशिया था, वहां पर बेसिकली उन्होंने क्या करा, डेप्यूटीज ने, डेप्यूटीज का मतलब है बहुत सारे जो बेसिकली जो वहां के मैनेजर थे, उन्होंने यही ऑफर किंग ऑफ प्रशिया, जो प्रशिया के उस समय किंग थे, फ्रेडरिक विलियम 14, उनको पेश किया, ऑफर किया कि भैया आप भी देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, कि मोनार्ची रहे लेकिन संविधान भी हो। उनको रिजेक्ट, उसने रिजेक्ट कर दिया। वो दूसरे मोनार्च के साथ आ गया पावर में, ठीक है, उसके दूसरे मोनार्च को जोड़ लिया अपने साथ, ठीक है। और वो जो इलेक्टेड असेंबली थी उसको हटाने के लिए, इलेक्टेड असेंबली का नाम क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये कब बनाई गई थी, 18 मई 1848 में पहली बार इलेक्टेड, यानी कि जो लोग वोट देके ये बेसिकली लोग पार्लियामेंट बनाए गए। तो ये बेसिकली उसके बाद देखो क्या हुआ, ये ज़्यादा चल नहीं भाई पार्लियामेंट, बहुत ज़्यादा ओपोजिशन मिला उसको, बहुत सारे एरिस्टोक्रेसी ने, मिलिट्री पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। उसकी वजह से पार्लियामेंट जो है ज़्यादातर वो डोमिनेट कर दी मिडिल क्लास लोगों ने। मिडिल क्लास जो है वो वर्कर की डिमांड, आर्टिजन की डिमांड मान ही नहीं रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, सोल्जर बुलाए गए, आर्मी बुलाई गई, और असेंबली को बंद कर दिया। तो पार्लियामेंट बंद हो गई सारी। और ये जो इशू था कि पॉलिटिकल राइट जो है वुमेन को बढ़ाना है, वुमेन को पॉलिटिकल राइट देना है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था लिबरल मूवमेंट के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन ने पार्टिसिपेट किया बहुत सालों से। वुमेन जो है उसने बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई गई, न्यूज़पेपर बनाए गए, पॉलिटिकल मीटिंग ली गई, प्रदर्शन करे। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, देखो पहले तो फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो जिसको वुमेन राइट की अवेयरनेस होती है, इंटरेस्ट होता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ जेंडर, ठीक है ना, जो जेंडर के लिए जो जेंडर को बेसिकली कोई भेदभाव ना करे, वुमेन हो या मैन हो। ये देखिए, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आपको दिख रही होगी, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल चर्च में ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। देखो वही कह रहा है कि डिस्पाइट दिस, वहां पर जो है वुमेन को इलेक्शन असेंबली में कोई राइट नहीं मिला गया, उनको कोई अधिकार नहीं था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये बात कही गई थी कि वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर, वुमेन को सिर्फ वहां पर ऑब्जर्वर के लिए भेजा जाता था फ्रैंकफर्ट के, आप खड़े हो जाओ वहां पर बस, विजिटर गैलरी के लिए, कि वहां पर भैया आप देखने आ जाओ बस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कोई अधिकार नहीं था उनके पास। थ्रू कंजर्वेटिज्म फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, 1848 में खासकर, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, ठीक है। वो कह रहा है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंजर्वेटिज्म फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस, उसने कुछ कंजर्वेटिज्म ने तो लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करा 1848 में। उन्होंने कोई भी रिस्टोर नहीं करा ओल्ड ऑर्डर को जो पहले चलता आ रहा था कंजर्वेटिज्म, क्योंकि कंजर्वेटिज्म चेंज नहीं चाहते थे। तो मोनार्च वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन, मोनार्च को आखिरकार उसके बाद लगने लग गया कि भाई ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो बेसिकली तभी एंड हो सकता है जब हमें कुछ कंसेशन देंगे, क्योंकि लिबरल नेशनलिस्ट मान नहीं रहे थे। लिबरल नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि हमें भी कुछ कंसेशन दो, हमें भी कुछ अधिकार दो। तो आखिरकार 1848 के बाद द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज, जो मोनार्ची थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उनको लगने लग गया कि चेंजेस की जरूरत है वेस्टर्न यूरोप में, विच हैड ऑलरेडी, देखो उनको पता है कि वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस हो चुके हैं,
1815 से पहले। तो द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ सेंट्रल यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। वेस्टर्न यूरोप में चेंजेस हो चुके थे, ठीक है। यूरोप है जैसे, वेस्ट में तो बहुत सारा आपको पता, नीदरलैंड बन गया था अलग से, बेल्जियम बन चुका था। सेंट्रल और दिक्कत थी वेस्ट ईस्टर्न यूरोप में, वहां दिक्कत हो रही थी। तो वहां पर कह रहा था सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर, यानी कि जो मजदूर काम करते थे उनको हटाया गया मोनार्ची के द्वारा। और हैब्सबर्ग, जो कि हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया, हैब्सबर्ग एक बहुत बड़ा एम्पायर, आपको पता है, ये हमने स्टार्टिंग पढ़ा था। हैब्सबर्ग एम्पायर में रशिया में हटाया गया। हैब्सबर्ग रूलर थे, उनको बेसिकली ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी हंगरियन में 1867 में। तो जो हैब्सबर्ग के रूलर थे उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देगी, ज्यादा पावर दे दी गई हंगेरियन के लिए। हंगेरियन का मतलब क्या है ये? हंगेरियन का मतलब जो हंगरी के लोग हैं, सिंपल। हंगरी कंट्री है ना, तो ज्यादा हैब्सबर्ग रूलर ने ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी हंगरी की, भाई हंगरी के लोगों को ज्यादा पावर देते हैं ताकि खुश रहे, 1867 में। तो ये सब चेंजेस हुए थे, समझ रहे हो? कहानी समझना, कहानी क्या है, कहानी पूरी की पूरी समझ चलना, कोई दिक्कत दे सकती है आपको। तो कहानी समझ में आई आपको पूरी की पूरी? एक बार रिवाइज कर रहे थे क्या था कि 1830 में 1848 से रेवोल्यूशन आया पूरे यूरोप के अंदर, जो कि मिडिल क्लास लोग ज्यादा लीड कर रहे थे, है ना। फ्रांस में पहले पढ़ा कि फ्रांस में पहले आया था जुलाई जुलाई 1830 में, उसके बाद वो फैला बेल्जियम से, बेल्जियम में फिर ग्रीस इंडिपेंडेंट बना, ठीक है। उसके बाद रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में पढ़ा, नेशनल फीलिंग कैसे आती है, लुइस फिलिपी, ये सब चीजें, जॉन गोटरी फ्लाइट, ठीक है, लुइस फिलिपी तो पहले था, जॉन गोटरी फ्लाइट, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा। लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर हंगर हार्डशिप की वजह से कैसे एक बहुत बड़ा विरोध स्टार्ट हुआ यूरोप के अंदर, ठीक है। हंगर और हार्डशिप की वजह से, इसमें हमने कहानी पढ़ी थी एक सेल्सिया की, ठीक है। उसके बाद 1848 में जो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल आया था उसके ऊपर पढ़ा हमने कि भाई रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल आया था 1848 में, जिसकी वजह से बहुत जगह पे रेवोल्यूशन आया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी में। हालांकि वहां पर इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना था, लेकिन बात होने लग गई थी कि भाई हमें इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। उसके बाद जर्मन में हमने पढ़ा कि जर्मन में आखिरकार ये बात हुई, एक पार्लियामेंट बनी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना। तो ये बात फैली गई कि भाई प्रशिया में भी ये कहा गया, प्रशिया के किंग को भी कहा गया भाई आप भी यही फॉलो करो, उसने मना कर दिया। धीरे करते करते सोल्जर बुलाए गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया गया, असेंबली को। फिर वुमेन के ऊपर पड़ा कि वुमेन पंगा हो गया, वुमेन कहते थे कि हमें भी राइट मिले, वुमेन को राइट नहीं पता था, वुमेन ने बहुत सारी एसोसिएशन बना ली, ठीक है। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी। उसके बाद जो कंजर्वेटिव, हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है वो लिबरल मूवमेंट को सप्रेस करना चाहती थी। मोनार्ची ने फिर आखिरकार लगने लगे मोनार्चिस्ट को भी कि हमें यार लिबरल नेशनलिस्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बड़ी दिक्कत आ चुकी है वेस्टर्न यूरोप में, तो भैया ये चेंजेस कर चुके हैं। तो उसने थोड़ा बहुत चेंजेस करने स्टार्ट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो के अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।